ज़मीर जिंदा रख, कबीर जिंदा रख, बन भी जाए चाहे सुल्तान, फिर भी दिल में फ़कीर जिंदा रख। ज़मीर जिंदा रख, कबीर जिंदा रख, बन भी जाए चाहे सुल्तान, फिर भी दिल में फ़कीर जिंदा रख। हौसलों के तरकस में कोशिशों का वो तीर जिंदा रख, हार भी जाए ज़िंदगी में सब कुछ, फिर भी जीतने की उम्मीद जिंदा रख। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में अपन राजा, किसान और नगर आपकी जो इतिहास का दूसरा पार्ट है उसकी बात करेंगे। उसके जो इम्पोर्टेंट MCQ है जो आपके एग्जाम 2026-27 में रहने वाले उनकी बात करेंगे। आइए शुरुआत करते हैं अपने वीडियो की। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर अगर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए। चलिए बढ़ते हैं। के लिए पहला प्रश्न है, किस राज्य को प्राचीन काल में मगध कहा जाता था? तो मगध है वो प्राचीन काल में किसे कहा जाता था? बिहार को प्राचीन काल में मगध है वो कहा जाता था। ठीक है, आपको मगध के बारे में ये भी पूछ सकता है कि भाई सबसे शक्तिशाली और सर्वाधिक प्रसिद्ध महाजनपद कौन सा था? तो मगध है वो सबसे प्रसिद्ध और शक्तिशाली महाजनपद। प्रश्न इस प्रकार से आ सकता है कि प्राचीन काल में महाजनपद कितने थे? तो याद रखना, प्राचीन काल में महाजनपद कितने थे? 16। उसमें सबसे प्रसिद्ध और शक्तिशाली कौन सा था? मगध, जो वर्तमान में बिहार कहलाता है। मगध की राजधानी भी आपको पूछी जा सकती है। तो मगध की राजधानी है वो प्रारंभिक राजधानी तो त्रिव्रत या राजगृह है, और उसके बाद में जो राजधानी बनती है वो पाटलिपुत्र बनती है। उसके बाद में अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मौर्य साम्राज्य का संस्थापक है वो कौन था? जैसे आपको प्रश्न पूछा कि मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था, तो मौर्य साम्राज्य का संस्थापक है वो आप सभी जानते हो, चंद्रगुप्त मौर्य है वो मौर्य साम्राज्य का संस्थापक है। मौर्य साम्राज्य पर आपको एक दो प्रश्न और पूछ सकते हैं। जैसे मान लीजिए सबसे पहले मौर्य साम्राज्य ने ही भारत में अखंड साम्राज्य की स्थापना है वो की। सबसे पहले भारत में केंद्रीकृत प्रशासन की जो स्थापना है वो मौर्य साम्राज्य में चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में हुई थी, जिन्होंने अपने गुरु चाणक्य के साथ मिलकर नंद वंश के अंतिम शासक नंद को हराया था, और उसके बाद में मौर्य साम्राज्य की स्थापना है जो उनके गुरु थे बाद में प्रधानमंत्री बने थे चाणक्य, उनकी सहायता से। उसके बाद में तीसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रभावती गुप्त किस वंश की प्रसिद्ध शासिका थी? प्रश्न पूछा गया कि प्रभावती गुप्त है किस वंश की प्रसिद्ध शासिका थी? तो याद रखना, प्रभावती गुप्त की जो वैसे तो चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री थी, लेकिन इनका विवाह है वो वाकाटक वंश में हुआ था, तो ये वाकाटक वंश की प्रसिद्ध शासिका कहलाई। यही एक ऐसी महिला थी जिन्होंने भूमिदान किया था। ब्राह्मणों को अग्रहार है वो दिया था। अग्रहार का मतलब क्या होता है? वह भूमि जो ब्राह्मणों को दान में दी जाती थी उसे अग्रहार कहा जाता था, तो इन्होंने भूमिदान किया। चौथे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए अपने सहपाठियों के साथ, ताकि वो भी यहाँ से पढ़ सकें। अपन 2026-27 में जो आपके इम्पोर्टेंट प्रश्न रहने वाले हैं दूसरे पार्ट में उनकी बात कर रहे हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हरिसेन किसके राजकवि थे? प्रश्न आपसे पूछा गया भी हरिसेन है ये किसके राजकवि थे? तो याद रखना, हरिसेन है ये समुद्रगुप्त के राजकवि थे, और इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी प्रयाग प्रशस्ति, जिसको इलाहाबाद प्रशस्ति के नाम से भी जाना जाता है। किसके दरबारी कवि थे? समुद्रगुप्त के राजकवि थे, और समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन भी कहा जाता था। ठीक है ना, याद रखना है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हर्षचरित्र के लेखक कौन है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, काफी बार एग्जाम में आपको पूछा जाता है कि हर्षचरित्र के लेखक है वो कौन है। देखिए, हर्षचरित्र सम्राट हर्षवर्धन के ऊपर लिखी गई एक पुस्तक है जो उसकी चारित्रिक विशेषताओं के बारे में आपको जानकारी देती है, और उन्होंने कौन कौन से अपने प्रशासन में काम किए उन सब के बारे में जोड़ा है वो इसके अंदर मिलता है। तो हर्षचरित्र के लेखक है वो इसके दरबारी कवि थे बाणभट्ट, उन्होंने इस पुस्तक को लिखा। ठीक है ना, याद रखना, हर्षचरित्र के लेखक कौन है? बाणभट्ट है हर्षचरित्र के लेखक। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सुदर्शन सरोवर का जीर्णोद्धार किसने करवाया था? है ना, तो सुदर्शन सरोवर एक बहुत ही महत्वपूर्ण सरोवर था उस समय, सुदर्शन सरोवर। तो उसका जो निर्माण है वो तो मौर्य साम्राज्य में एक स्थानीय राज्यपाल थे उन्होंने किया था, लेकिन अगर इसकी मरम्मत की बात करें, इसके जीर्णोद्धार की बात करें, तो इनका सुदर्शन सरोवर का जीर्णोद्धार है वो शक शासक था रुद्रदामन, तो उन्होंने इसका जीर्णोद्धार है वो करवाया था। ठीक है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही अच्छा माना जा सकता है, इसको आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अर्थशास्त्र का रचयिता कौन था? एक पुस्तक आपको पूछिए अर्थशास्त्र, उसका रचयिता यानी कि उसको लिखी किसने, उसको लिखा किसने है अर्थशास्त्र को? तो अर्थशास्त्र पुस्तक के रचयिता हैं वो थे आचार्य चाणक्य, जिनको कौटिल्य या विष्णुगुप्त भी कहा जाता है।
चाणक्य जाति के ब्राह्मण होने के कारण इनको चाणक्य कहा जाता है। दूरदृष्टि सोच थी, दूरदृष्टि सोच के कारण इनको कौटिल्य कहा जाता है। और विष्णुगुप्त इनके बचपन का नाम था, तो इसलिए अर्थशास्त्र पुस्तक के जो रचयिता हैं वो चाणक्य थे। और अर्थशास्त्र पुस्तक की जो विषय वस्तु है वो राजनीति थी, राजनीति के ऊपर ये आधारित थी। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कौन से शासक अपने नाम के आगे देवपुत्र की उपाधि लगाते हैं? ठीक है ना, तो कौन से ऐसे शासक है वो अपने नाम के आगे देवपुत्र की उपाधि है वो लगाते हैं? तो देखिए, याद रखना, कुषाण जो शासक है वो अपने नाम के आगे देवपुत्र की उपाधि है वो लगाते हैं। ठीक है ना, अपने आप को देवता भी मानते हैं, देवताओं का पुत्र अपने आप को कहकर संबोधित करते हैं। तो कौन से शासक होंगे? कुषाण शासक है वो अपने नाम के आगे देवपुत्र की उपाधि लगाते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अशोक ने धर्म के प्रचार के लिए किस अधिकारी की नियुक्ति की? तो देखिए, अशोक ने अपनी प्रजा की नैतिक उन्नति और कल्याण के लिए कुछ नियमों का प्रतिपादन किया, जिसको अशोक का धर्म कहा जाता है। अशोक ने अपने शासनकाल में बौद्ध धर्म है वो ग्रहण कर लिया था। तो अशोक ने धर्म के प्रचार के लिए एक अधिकारी था, उसका नाम था धम्म महामात। उस अधिकारी की नियुक्ति है वो की। उसने आगे चलकर फिर अशोक का धर्म है उसको आगे बढ़ाया। ठीक है ना, धम्म महामात नामक अधिकारी है, उसकी नियुक्ति धर्म के प्रचार के लिए की गई। अगले प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं। बहुत ही अच्छे प्रश्न चल रहे हैं आपके एग्जाम की दृष्टि से। 2026-27 जो आपकी एग्जाम होगी उसके अंदर आपके ये प्रश्न देखने को मिलेंगे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बौद्ध और जैन धर्म के आरंभिक ग्रंथों में कितने महाजनपदों का उल्लेख है वो मिलता है? यहाँ से आपको प्रश्न पूछा गया कि बौद्ध और जैन धर्म के आरंभिक ग्रंथों में कितने महाजनपदों का उल्लेख मिलता है? तो याद रखना प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी जानते हो कि बौद्ध और जैन धर्म के आरंभिक ग्रंथों में 16 महाजनपद है उनका उल्लेख मिलता है। और सबसे सर्वाधिक शक्तिशाली और सबसे महत्वपूर्ण महाजनपद था वो मगध था, जिसकी राजधानी का क्या नाम था? पाटलिपुत्र। ठीक है, याद रखना। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ब्राह्मी और खरोष्टी लिपियों को पढ़ने वाला कौन? यहाँ पर आपको पूछा कि ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि है जिसमें सबसे ज्यादा अशोक के अभिलेख लिखे गए, उसको किसने पढ़ा? तो ब्राह्मी और खरोष्टी लिपियों को पढ़ने वाला एक अंग्रेज अधिकारी था जिसका नाम था जेम्स प्रिंसेप। उसने इनको सबसे पहले पढ़ा था। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, एग्जाम की दृष्टि से पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न है। अशोक के अधिकांश अभिलेख किस भाषा में लिखे मिलते हैं? तो याद रखना, अशोक के अधिकांश अभिलेख है वो प्राकृत भाषा में है। उस समय प्राचीन समय में प्राकृत भाषा का प्रयोग ज्यादा होता था अशोक के शासनकाल में, तो प्राकृत भाषा का उल्लेख है वो ज्यादा मिलता है। अगला प्रश्न है। आरंभिक भारत का सबसे प्रसिद्ध विधि ग्रंथ कौन सा है? ठीक है ना, आरंभिक भारत का सबसे प्रसिद्ध विधि ग्रंथ आपसे पूछा है, तो आरंभिक भारत का सबसे प्रसिद्ध विधि ग्रंथ है वो ऋग्वेद है। आपसे भी पूछा सकता है वेद कितने हैं? तो याद रखना, वेद 4 है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इसमें सबसे प्राचीन वेद है वो ऋग्वेद को माना जाता है, जिसके अंदर गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया है, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण का उल्लेख किया गया है, अपनी जो वर्ण व्यवस्था है उसके बारे में भी आपको जानकारी मिलती है। तो ऋग्वेद है ये आरंभिक भारत का सबसे प्रसिद्ध विधि ग्रंथ है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 6ठी शताब्दी में सबसे पहले ढाले और प्रयोग किए गए चांदी और तांबे के सिक्के क्या कहलाते थे? ठीक है ना, 6ठी शताब्दी में सबसे पहले ढाले और प्रयोग किए गए चांदी और तांबे के सिक्के क्या कहलाते हैं? तो उनको आहत कहा जाता है, और ये चांदी और तांबे से निर्मित थे, आहत सिक्के हैं वो कहा जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सर्वप्रथम सोने के सिक्के किन शासकों ने जारी किए थे? बहुत ही अच्छा प्रश्न। सर्वप्रथम सोने के सिक्के हैं वो किन शासकों ने जारी किए? तो सर्वप्रथम सोने के सिक्के वो कुषाण वंश के शासकों ने जारी किए थे। और ये पूछा जा सकता है कि आपको शुद्ध सोने के सिक्के सबसे पहले किन शासकों ने जारी किए थे? तो वो गुप्त शासकों ने जारी किए थे। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जो पत्थर धातु या मिट्टी जैसी कठोर सतह पर खुदे होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? देखिए, कुछ लेख हैं वो पत्थर धातु या मिट्टी जैसी कठोर सतह पर खुदे होते थे, उनको अभिलेख कहते हैं। ठीक है ना, अभिलेख कहते थे। इस पर राजा की क्रियाकलाप, उनकी उपलब्धियां जो इनको बनवाते थे उनके बारे में विवरण होता था, उनको क्या कहते थे? अभिलेख है वो कहते थे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रभावती गुप्त किसकी पुत्री थी? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, पिछली बार एग्जाम में पूछा गया इस प्रश्न को कि प्रभावती गुप्त है वो किसकी पुत्री थी? तो प्रभावती गुप्त है वो चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री थी। ठीक है ना, चंद्रगुप्त द्वितीय है उसकी पुत्री प्रभावती गुप्त थी, और जिनका विवाह है वो वाकाटक वंश में हुआ था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। किस शासक को 20वीं शताब्दी के राष्ट्रवादी नेताओं ने प्रेरणा का स्रोत माना? यानी कि ऐसा कौन सा शासक है
जिसको 20वीं शताब्दी की जो अपनी राष्ट्रवादी नेता है, जिन्होंने देश को आज़ाद कराने में अपना योगदान दिया, उन सभी ने उनको प्रेरणा का स्रोत माना। तो वो कौन सा सम्राट होगा? सम्राट अशोक है, उसको उन्होंने प्रेरणा का स्रोत है वो माना। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मौर्य साम्राज्य का सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक केंद्र कौन सा था? जैसे आप पूछा कि मौर्य साम्राज्य का सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक केंद्र है वो कौन सा था, तो याद रखना पाटलिपुत्र है वो सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक केंद्र। ये भी पूछ सकता है कि भाई कितने राजनीतिक केंद्र थे मौर्य साम्राज्य के अंतर्गत, तो 5 राजनीतिक केंद्र थे। ठीक है, तो सबसे महत्वपूर्ण कौन सा था? पाटलिपुत्र है सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक केंद्र था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सुवर्णगिरी कर्नाटक किसके लिए प्रसिद्ध है? सुवर्णगिरी कर्नाटक के अंदर एक जगह पड़ती है, सुवर्णगिरी है, वो स्वर्ण का मतलब सोना, तो सुवर्णगिरी कर्नाटक है वो सोने की खान के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, तो सुवर्णगिरी कर्नाटक किसके लिए प्रसिद्ध होगा? सोने की खान के लिए। तो ये था अपना जो दूसरा पार्ट है राजा, किसान और नगर, उसके महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके 2026-27 में लगने वाले। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।